वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 1। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सेपरेटली डिफाइन कर दी कि किन किन स्टेट्स में ये आता है और कैसे इसकी जर्नी रही है पूरी। आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 लेके चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 में 2 सेक्शंस है। पहला सेक्शन जो इसकी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन बताता है और दूसरा इसका डेफिनेशन क्लोज बताता है। तो पहले तो हम इसके देख लेंगे कि इस एक्ट को कहाँ तक एक्सटेंशन मिली है और दूसरा इसको क्या नाम दिया गया और दूसरा इसका इन्फोर्सेबल डेट और थर्ड हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्लोज। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट को अब इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल द मैटर। अच्छा, ये जो सेक्शन 4 है, इसे सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख लो, ये इसका सेविंग क्लोज है। सेविंग क्लोज ये होता है जब किसी भी एक्ट को वो सेव करता है, मतलब किसी भी एक्ट को वो प्रिवेल करता है उन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस को लेके या उन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्लोजेस को लेके जो उस एक्ट में डिफाइन है। ठीक है, तो ये कहता है कि कोई भी प्रोविजंस जो इस एक्ट में है और इससे पहले वाले एक्ट में या किसी और अदर लॉ में है उनको प्रिवेल नहीं करेगी, इस एक्ट के प्रिवेल करेगी अगर वो कंसर्न कर रहे हों चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इन दोनों से रिलेटेड। अब वो भी कैसे, जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसकी एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहैबिलिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन करते हुए, और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उनके प्रोसीजर ऑफ डिसीजन और एंड डिसीजंस को रिलेटेड, ऑर्डर रिलेटिंग टू रिहैबिलिटेशन, अडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन और रिस्टोरेशन को लेकर। तो जो लॉज हैं वो इस एक्ट में जो है उन्हीं वो प्रिवेल करेंगे, इससे पहले वालों पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्लोज पे आ जाए। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैंने ये बताया जे एक्ट जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, वो दो टाइप के चिल्ड्रंस भी हम उनको कहेंगे, जुवेनाइल्स के अराउंड घूमता है। पहला जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हो और दूसरा चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर। बस ये जो 2 कैटेगरीज हैं उसी के अराउंड ये पूरा एक्ट जो है वो घूमता है। ठीक है, उसी के अराउंड ये पूरा एक्ट जो है वो घूमता है और उसी की बात जो है वो करता है। ठीक है, अब इन दोनों से रिलेटेड सबसे पहले हम जो है डेफिनेशन क्लोज में इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की। ठीक है, तो ये और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की। ठीक है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो है वो डिफाइन किया गया 213 में, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिफाइन किया गया 214 में। इनकी इस पे तो आप डबल स्टार्स लगा लो, क्योंकि ये ऐसे हैं जो हर एक जगह पूछे जाते हैं कि कौन से सबसेक्शन में, या इनके डेफिनेशन के रिलेटेड पूछ लेते हैं। जैसे अ चाइल्ड हु इज एलिज और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस। ठीक है, जो इसने ऑफेंस कमिट किया हो प्लस 18 ईयर से कम हो प्लस ऑफेंस वाले दिन, जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन वो 18 ईयर से कम, तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहला जाएगा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वो क्या होंगे, वो ये होंगे हु इज़ फाउंड विदाउट एनी होम, जिनका घर ना हो, सेटल्ड प्लेस ना हो रहने का, या किसी और ऑस्टेंसिबल मीन से। दूसरा हु इज़ फाउंड वर्किंग इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉ, जिसने लेबर लॉ का वॉयलेशन किया गया हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या जो बैगिंग करता हुआ पाया गया हो, या जो स्ट्रीट्स पे रहता हो। थर्ड है हु रेजिस्ट विद अ पर्सन, जो किसी ऐसे पर्सन के साथ रहता हो चाहे वो उसका गार्जियन ही क्यों ना हो, who has injured, exploited, abused, neglect the child or has violated any other law for the time being in force meant for the protection। ठीक है, या जिसने threaten टू किल, उसे मारने की धमकी दी हो, इंजरी, एक्सप्लॉइट, अब्यूज़ किया उस चाइल्ड को, एंड देयर इज़ अ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ द थ्रेट बीइंग कैरिड आउट।
ठीक है, या जिसने किल्ड, एब्यूज, नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉइट किया हो सम अदर चाइल्ड, मतलब थर्ड पार्टी को, ठीक है, और चिल्ड्रन, देयर इज अ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन बीन किल्ड, एब्यूज, एक्सप्लॉइटेड और नेग्लेक्ट बाय दैट पर्सन, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में उसका गार्जियन या कोई भी पर्सन जिसके साथ वो रहता हो। फोर्थ, हु इज मेंटली इल, जो मेंटली इल हो या मेंटली या फिजिकली चैलेंज हो, सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्यूरेबल डिजीज हो, और जिसका हैविंग नो वन टू सपोर्ट करने वाला या लुक आफ्टर करने वाला कोई ना हो, पेरेंट्स गार्जियंस अनफिट हो टेक केयर करने के लिए, तो इफ़ फाउंड सो बाय द बोर्ड और कमेटी ने या बोर्ड ने ये फाइंड कर लिया कि इसके पेरेंट्स और या फिर इसके गार्जियन जो है वो अनफिट है। हु हैज़ अ पेरेंट or a guardian and such parent or guardian is found to be unfit or incapacitated by the committee or board to care for or protect the safety and well-being of the child, ठीक है। पेरेंट या गार्जियन जो है उस पर्सन का वो अनफिट या इनकैपेसिटेट डिक्लेयर कर दिया हो कमेटी ने या फिर बोर्ड ने। अभी कमेटी और बोर्ड कौन है वो हम अदर सेक्शंस में देखेंगे। सिक्स्थ बताता है इसका, हु डज नॉट हैव पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स ही ना हो, नो वन इज विलिंग टू टेक केयर ऑफ, और ना ही उसका कोई टेक केयर करने वाला हो, हुज पेरेंट्स हैव अबेंडेंड और सरेंडर इन, जिसने उसको अबेंडेंड कर दिया, अबेंडेंड मतलब छोड़ दिया हो और या फिर सरेंडर कर दिया हो, ठीक है। 7, हु इज मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे बच्चे भाग के आ जाते हैं वो भी इस कैटेगरी में कहलाए जाएंगे। हु हैज़ बीन और इज बीइंग और इज लाइकली टू बी अब्यूज्ड, टॉर्चर्ड, एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट, ठीक है। हु इज फाउंड वल्नरेबल एंड इज लाइकली टू बी इंडक्टेड इनटू ड्रग्स अब्यूज और ट्रैफिकिंग, वो इतना वल्नरेबल है कि वो ड्रग्स अब्यूज कर में जा सकता है या ट्रैफिकिंग में फंस सकता है। Who is being or is likely to be abused for unconscionable gains, अनकॉन्शियसबल गेन्स के लिए उसको अब्यूज कर सकते हैं। Who is a victim, who is a victim of affected by or an armed conflict, civil unrest और natural calamity, मतलब देश में जैसे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई वॉर हो जाता है उससे इफेक्ट हुआ हो, उसका विक्टिम हो। हु इज़ एट द एमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, एमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज से यहाँ पे मतलब है चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों की मैरिज करा देते हैं उसके रिलेटेड है कि अगर वो एमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज में हो बिफोर द एज अटेंडिंग द एज ऑफ मैरिज एंड हुज पेरेंट्स, family members, guardian or any other person are likely to be responsible for solemnization of such marriage, और उसका पर्सन वो जिस पर्सन के साथ है वो या उसका गार्जियन या कोई और रिस्पॉन्सिबल है उस सोलमनाइजेशन को करने के लिए। तो अगर आप बात करें ये हो गए हमारे दोनों डेफिनेशन क्लोज, पहला चाइल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ नीड एंड केयर, दूसरा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। सिंपल सी बात हो गई। अब जो अदर सेक्शंस हम यहाँ देखेंगे और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट देखेंगे क्योंकि अभी हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो अदर इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो मुझे कैसे पता चली, वो मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पता चली। लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट को समझने के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट डेफिनेशन क्लोज पे। अगर हम बात करें अभी हमने जो बोला था चाइल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ नीड एंड केयर में एक अबेंडेंट चाइल्ड की बात की गई, तो अबेंडेंट चाइल्ड कौन होगा? अबेंडेंट चाइल्ड वो होगा जिस चाइल्ड को डिजर्ट कर दिया गया उसके बायोलॉजिकल एडॉप्टिव पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने या कमेटी ने उसे डिक्लेयर कर दिया और आफ्टर ड्यू इंक्वायरी की अबेंडेंट चाइल्ड है। दूसरा सबसेक्शन डिफाइन करता है एडॉप्शन को। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम चाइल्ड को एडॉप्ट करते हैं परमानेंटली और सेपरेट कर देते हैं उसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, या लॉफुल चाइल्ड जो है वो अडॉप्टेड पेरेंट का हो जाता है, उसकी सारे राइट्स, प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी एडॉप्शन में चेंज हो जाती है, ठीक है, और जो उसके बायोलॉजिकली पेरेंट्स के साथ थे वो सब चेंज हो जाते हैं। फिर है एडॉप्शन रेगुलेशन। एडॉप्शन रेगुलेशंस वो सब रेगुलेशन जो अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फोर्थ है इसका एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑन हुम द मैजिस्ट्रल पावर हैज़ बीन कन्फर्म। तो ये है एक स्टार लगाने वाली बात कि कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे जो बात की गई वो कौन है।
वो है जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हो ऑन होम द मैजिस्ट्रल पावर हैज़ बिन कन्फर्म। मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वो है जिसके पास मैजिस्ट्रल पावर हो, ठीक है। मजिस्ट्रेट की पावर जो हो वो एडमिनिस्ट्रेटर इस एक्ट में कहलाया जाएगा। 5 है इसकी आफ्टर केयर। जैसे अभी मैंने बताया इसमें जो 2 कैटेगरीज हैं, चाइल्ड इन प्रोटेक्शन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ नीड एंड केयर। केयर की बात करें तो उसमें आफ्टर केयर का मतलब क्या है? आफ्टर केयर का मतलब यहाँ पे ये है, मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू द पर्सन्स who have complete the age of 18 years but have not complete the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream of the society. So basically जब आप अंडर एज का किसी पर्सन को किसी इंस्टीट्यूशन में डाल देते हो, किसी जैसे चाइल्ड हाउ होम्स में, शेल्टर होम्स में डाल देते हो, और उसने 18 ईयर्स की एज अटेंड कर ली। अब 18 से 21 ईयर के जो बीच का टाइम है इसमें उसको आफ्टर केयर कहलाया जाता है। उसको सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली और अदर वेज से, ताकि वो अपने आप को मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में ढाल सके, ठीक है। ये आफ्टर केयर का मतलब है। 6 बताता है इसका ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल एडॉप्शन एजेंसी क्या होती है। कोई भी फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी दैट इज अथोराइज्ड बाय सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो अथोराइजेशन ले रही हो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी है जो सेक्शन नंबर 66 में डिफाइन है। बैगिंग कौन से चाइल्ड के रिलेटेड पूछा था? बैगिंग पूछा था चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो वो डिफाइन किया गया सब सेक्शन नंबर 8 में। Solitary receiving arms in public places or entering into a private premises for the purpose of soliciting or receiving arms under any pretenses, exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting arms, any sore, wounds, injury, deformity or disease whether of himself or another person। Basically जो भीख मांगना होता है वो होता है कि पब्लिकली या प्राइवेट प्रीमिसेस पे जाना, ठीक है। सबसेक्शन 6 बात करता है इसका बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड क्या होता है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वो होता है जब हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड टू एंश्योर दैट इसके जो बेसिक राइट्स और नीड्स हैं, या आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग है, या फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन सब को देख के जो उसके लिए बेस्ट डिसीजन होंगे उसे बेस्ट डिसीजन ऑफ द चाइल्ड कहते हैं। बोर्ड जो बार बार बोर्ड कह रहे हैं वो है वो जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि बोर्ड ने डिसाइड कर दिया, बोर्ड की नज़रों में ये हो, तो वो सब सेक्शन 10 बताता है जो बात करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, जो सेक्शन नंबर 4 में है। सेंट्रल अथॉरिटी वो है सेंट्रल अथॉरिटी जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और इंटरनेशनली भी ह्यूग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉर्पोरेशन इंटर कंट्री अडॉप्शन एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली एक टर्म है, अब इस पे लगा लो स्टार। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, एटीट्यूड ऑफ environment or treatment that is humanic, consider in the best interest of the child, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ जो बच्चों के इंटरेस्ट में बेस्ट हो उसे चाइल्ड फ्रेंडली कहलाएंगे। 16 सबसेक्शन इसकी बात करता है चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, जो कमेटी डिक्लेयर करे, कमेटी आफ्टर इंक्वायरी, और वो कब करेगी? सेक्शन नंबर 38 में। सबसेक्शन 17 टॉक अबाउट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वो ऑफिसर है जो अटैच हो चिल्ड्रंस होम से, कैरी करे डायरेक्शन जो कमेटी देती हो एज द केस में भी, या बोर्ड देता हो जो रिस्पॉन्सिबल हो इस एज प्रिस्क्राइब के लिए। सबसेक्शन 18 बात करता है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो डेजिग्नेटेड हो अंडर सेक्शन 107। चिल्ड्रंस होम क्या है? चिल्ड्रंस होम इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबसेक्शन भी हमें याद रखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि बार बार पूछ लेंगे कि चिल्ड्रन होम्स या कहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चिल्ड्रन होम वो होते हैं जो स्टैब्लिश और मेंटेन किए जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये वर्ड इस पे अंडरलाइन कर लेना, एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलेंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओज होते हैं वो भी अपने आप के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं कि हम चिल्ड्रंस होम जो है या जो है वो कैरी करेंगे, एंड इज़ रजिस्टर्ड एज सच फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 50 में जो सेक्शन है उसमें रजिस्टर्ड हुए। और ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ये हर एक स्टेट के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मतलब दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो सकते हैं। सबसेक्शन 20 टॉक अबाउट चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2006 के बाद आई हैं। इसने कहा द कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005 या कोई स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफेंस एक्ट मतलब पोस्को में हो या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट में हुए या कोई और स्पेशल कोर्ट, तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम चिल्ड्रंस कोर्ट। वेयर एवर existing or where such courts have not been designated, the court of session have jurisdiction to try such offences। अब अगर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्पेशल कोर्ट भी नहीं है, ठीक है, और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा कोर्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के अंदर बना हुआ हो या पोस्को में बना हुआ हो, नहीं है, तो उन सिचुएशंस में जो वहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन होगा उसी के पास जुरिडिक्शन होगा चिल्ड्रंस कोर्ट का, ठीक है। 21 टॉक अबाउट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है चिल्ड्रंस होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम्स, स्पेशल होम्स, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी एंड फिट फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस एक्ट फॉर द providing care and protection of the children who are in need of service। जो सर्विस की who are in need of care and protection है ना, उनके लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स है। कमेटी, बार बार जो टर्म कमेटी आ रहा था वो सबसेक्शन 22 में डिफाइन है। कमेटी मीन्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो रही है? अंडर सेक्शन 21। कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट विच हैव जुरिडिक्शन in matter of adoption and guardianship and may include the district court, family court और city civil court, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, कॉर्पोरल पनिशमेंट आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है, ठीक है, इसे समझनी होती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है subjecting of a child by any person to physical punishment that involves the deliberate infliction of pain or retribution of an offense for the purpose of disciplinary or reforming child। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब ये होता है ये बच्चों को दी जाती है, उस बच्चे को बेसिकली तो सुधारने के लिए जो कह देते हैं वो कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गई, लेकिन यहाँ पे अब ये जो दी है ये है कि उसको डिसिप्लिन और रिफॉर्म करने के लिए चाइल्ड के लिए तो जो थोड़ा बहुत पेन दिया जाता है, ठीक है, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 25 चाइल्ड लाइन सर्विसेज 24 आवर चलेंगी। ये आउटरीच बच्चों को पहुंचाने के लिए इमरजेंसी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म केयर एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज होंगी। सबसेक्शन 26 टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार सबसेक्शन में पूछ लेते हैं और आगे के जो हम एक्ट करेंगे वहाँ पे भी इस डेफिनेशन को हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। द चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी अंडर सेक्शन 106 विच इज़ द फोकल पॉइंट टू एंश्योर दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड अदर प्रोटेक्शन मेजर इन डिस्ट्रिक्ट। जो ये चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है DCPU जो है वो ये इंश्योर करेगी कि जे एक्ट जो है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑफिसर्स हैं या पोस्ट जो है वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए ये अपॉइंट किया जाएगा। सबसेक्शन 27 टॉक अबाउट फिट फैसिलिटीज़। 28 फिट पर्सन फोस्टर केयर। 29 फोस्टर केयर की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोस्टर केयर मीन्स होता है प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड बाय द कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ alternate care in the domestic environment of a child family other than child's biological family that has been selected, qualified, approved and supervised by for providing such care। बेसिकली क्या होता है फोस्टर केयर का मतलब होता है कि एक बच्चे को एक दूसरी फैमिली में डाल देना जो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली ना हो, ताकि उस बच्चे को एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट मिल सके। और इससे क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी कमेटी। और इससे क्या होगा, ये
इससे बच्चा जो है उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। फिर आता है फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड केयर पता चल गई। अब फोस्टर फैमिली जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो फैमिली है जिसमें वो बच्चा जा रहा है, और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कि उस बच्चे को कहाँ रखना है। 31 टॉक अबाउट गार्जियन। गार्जियन मीन्स नेचुरल गार्जियन। सेम मीनिंग है जैसे किसी और उसमें भी होता है कि नेचुरल गार्जियन भी हो सकता है। एक्चुअल चार्ज ऑफ चाइल्ड को जो रखता है, जो कमेटी को या बोर्ड को ये लगता है ना कि ये इसका जो रिलेशन है चाइल्ड के साथ वो एक गार्जियन जैसा हो सकता है, ठीक है। ये नेचुरल गार्जियन भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है, तो वो गार्जियन की कैटेगरी में डेफिनेशन में आ जाएगा। 32 टॉक अबाउट ग्रुप फोस्टर केयर। ग्रुप फोस्टर केयर मतलब एक फैमिली लाइक केयर फैसिलिटीज बच्चे को पहुंचाना, और वो बच्चा कौन? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु are without parental care, aiming on providing personalized care and fostering a sense of belonging and identity through family like and community based solution. उसको एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट देना, कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन देना, उसे ग्रुप चाइल्ड फोस्टर केयर कहते हैं। 33 इज इम्पॉर्टेंट, जो बात करता है हीनियस ऑफेंसेस की। हीनियस ऑफेंसेस क्या? Heinous offences include offences which the minimum punishment under IPC or any other law for the time being enforced is imprisonment for 7 years or more. Basically 7 साल से ज़्यादा वाले जो punishments होंगे उन्हें heinous offense कहेंगे, ठीक है। इंटर कंट्री अडॉप्शन, सिंपल कंट्री दूसरी हो जाएगी, वहाँ पे लेके चले गए हो। 35 जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है कोई भी बच्चा बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रिक सब्सटेंस, ड्रग्स की कैटेगरीज में आता है जो नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में डिक्लेयर हुआ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए ज़रूरी होता है, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी जो होती है वो पास करती है। नॉन रेजिडेंट्स इंडियन कौन होंगे? मीन्स एक पर्सन जिसने इंडियन पासपोर्ट तो ले रखा है लेकिन प्रेजेंटली रेजिस्ट करता है अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, तो वो NRI कहलाया जाएगा, लेकिन उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। 39 टॉक अबाउट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट की बात करेगी। एंड 40 टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन होम्स, इस पर भी स्टार लगा लो। ऑब्जर्वेशन होम्स कौन से होते हैं? वो ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं जो स्टैब्लिश एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, आइदर बाय इटसेल्फ अपने आप, या थ्रू वॉलंटियरली और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एंड इज रजिस्टर्ड एज सच फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, ठीक है। अब बात आती है ओपन शेल्टर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे के एक्ट में हमें जब पढ़ेंगे तो ये सिर्फ टर्म दिए होंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन होम्स, ये ओपन शेल्टर, तो उन चीज़ को समझने के लिए ये डेफिनेशन क्लोज में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं। ओपन शेल्टर्स मीन्स होता है जहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हों चिल्ड्रन को, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटियरली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये हो रहा है सेक्शन नंबर 43 में, और रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। ऑर्फन्स कौन होते हैं? सबसेक्शन 42 डिफाइंस। ऑर्फन्स वो होते हैं जिसके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स या अडॉप्टिव पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी मना कर रहे हैं और लीगल गार्जियंस को भी मना कर रहे हैं। हुज लीगल गार्जियंस इज नॉट विलिंग टू टेक और कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, ना ही उसको लेने के लिए वो रेडी हो रहे हैं लीगल गार्जियन, ना ही उसकी केयर कर रहे हैं, तो वो भी ऑर्फन्स में कहलाया जाएगा। 43 टॉक अबाउट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो सिटीजनशिप एक्ट में मिल रही हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन जिसके एंसेस्टर्स हो। 45 पिटी ऑफेंसेस, इंपॉर्टेंट पिटी ऑफेंसेस, जैसे हीनियस ऑफेंस है 33 में, वैसे ही 45 में पिटी ऑफेंसेस की बात करी गई, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट IPC में जो है वो अप टू 3 ईयर्स दी हो, ठीक है। तो बात क्या है, अगर 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट किसी में है और 3 ईयर्स भी क्या मैक्सिमम, तो वो हो गए पिटी ऑफेंसेस, और अगर 7 ईयर्स से अबव हो गए तो ये हो गए हीनियस ऑफेंसेस एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। प्लेस ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे भी कोई भी ऐसा प्लेस या इंस्टीट्यूशन या पुलिस लॉकअप और जेल है ना, ये ऑब्जर्वेटरी होम्स या स्पेशल होम्स,
है ना, जिसको बोर्ड और चिल्ड्रंस ये इंक्वायरी करने के बाद सेफ माने बच्चों के लिए, उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी कहते हैं। 47 टॉक अबाउट प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। प्रोबेशन ऑफिसर इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन ऑफिसर, जब हमने प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 करा था उसमें ये अपॉइंट हो रहा था, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है जिसमें मैंने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 को पूरे को समझाया है। उसी में ही प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट जो है वो लाई करती है और जो यहाँ पे भी यूज होगी। 49 टॉक अबाउट प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। 50 टॉक अबाउट पब्लिक प्लेसेस। 51 रजिस्टर्ड। 52 टॉक अबाउट रिलेटिव। रिलेटिव जो भी किसी भी तरीके से एडॉप्शन के थ्रू, बायोलॉजिकली थ्रू, पेटर्नल साइड से, मैटरनल साइड से, अंकल आंट, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब रिलेटिव्स की कैटेगरी में आएंगे। 53 टॉक अबाउट स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसीज की बात करता है। 54 टॉक अबाउट सीरियस ऑफेंसेस। अब अगर आप एक चीज़ देखें, 33 सबसेक्शन नंबर 33, subsection number 45 and subsection number 54. 33 talk about heinous offenses 7 years से above. 45 talk about petty offenses 3 years से नीचे वाला है, और अब 54 talk about serious offenses. serious offenses कौन से? serious offenses वो offenses जो 3 years से 7 years के बीच में आएंगे, तो उनको क्या कहेंगे हम? सीरियस ऑफेंसेस। तो यहाँ इस एक्ट ने 3 ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। एक जो 3 साल तक के, एक जो 7 साल तक के, एक जो 3 से 7 के बीच में। जो 3 साल तक के पेटी ऑफेंसेस, जो 7 साल से अबव वाले हीनियस ऑफेंसेस, और जो 3 से 7 के बीच में वो सीरियस ऑफेंसेस कहलाएंगे। 55 टॉक अबाउट स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। 107 में हो रहा है स्पेशल होम्स। सेक्शन नंबर 48 में हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट, वॉलेंटियर्स या फिर NGOs। 57 टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज। ठीक है, जो एडॉप्शन एजेंसीज जो होती है ना, उनके जो स्पेशलाइजेशन होती है वो। फिर स्पॉन्सरशिप स्टेट गवर्नमेंट यूटी का होगा, तो जो यूटीज़ होंगी, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट करें तो जो आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। 60 टॉक अबाउट सरेंडर चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगाने वाली बात। सरेंडर चाइल्ड मीन्स वो चाइल्ड हु इज रिलिंक्विश्ड बाय द पेरेंट और पेरेंट गार्जियन टू द कमिटी और अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कमिटी, वो सरेंडर चाइल्ड होगा। जिसको पेरेंट्स ने या गार्जियन ने छोड़ दिया हो, है ना, और जो अकॉर्डिंग टू द कमेटी ये हो कि फिजिकल, इमोशनल या सोशल फैक्टर्स के बियॉन्ड उसके कंट्रोल से बाहर है, तो उसे सरेंडर चाइल्ड कहेंगे। वैसे सरेंडर चाइल्ड जो है वो चाइल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ नीड में आता है। थैंक यू।